Welcome, dears. Here you will learn English grammar and literature in a simple way. Subscribe, like, and share it. नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का नेट का 2007 का सॉल्व किया हुआ पेपर है, जिसका पार्ट 2 है, वो देखने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके कमेंट्स भी मुझे बताइए। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट। मैंने डायरेक्टली आंसर दिया है, फॉलोइंग सीक्वेंसेस है नॉवेल का, वो कौन सा करेक्ट है। तो उसमें से ए ऑप्शन करेक्ट है। पहला नॉवल है वैनिटी फेयर, जो विलियम ठाकरे ने लिखा है। हेनरी एस्मोंड, जो भी विलियम ठाकरे ने लिखा है। तीसरा नॉवल है मिडल मार्च, जॉर्ज इलियट ने लिखा है। और चौथा है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, थॉमस हार्डी, जो ट्रेजेडी के बादशाह माने जाते हैं, उन्होंने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वीन विक्टोरियाज रेन, आफ्टर whom द विक्टोरियन पीरियड इज नेम स्पैन। क्वीन विक्टोरिया का पीरियड कौन सा है जिसे विक्टोरियन पीरियड नाम दिया गया। तो सही आंसर है 1837 से 1901। ये जो पीरियड है वो क्वीन विक्टोरिया पीरियड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्री रैफेलाइट पोएट्री। प्री रैफेलाइट पोएट्री के आप फीचर्स भी ढूंढिए हैं और प्री रैफेलाइट पोएट कौन कौन से हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या थे, वो भी देखिए। प्री रैफेलाइट पोएट्री इज मेनली कंसर्न विथ, किससे रिलेटेड है प्री रैफेलाइट पोएट्री। तो वो रिलेटेड है जिसमें सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक यूज किए हैं, वो है फॉर्म एंड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 29, द कंसेप्ट ऑफ मैड वुमन इन एटिक कैन बी ट्रेस टू। मैड वुमन इन एटिक, ये कंसेप्ट कौन से नॉवेल में यूज किया गया है। वो तो सही आंसर है वुदरिंग हाइट। उसके अलावा जो ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है द टेनेंट ऑफ विल्डफील्ड हॉल, जो कि एने ब्रोंटे ने लिखा हुआ है। विलेटी, जो उन्हीं के भाई और बहन है, चार्लोटी ब्रोंटे, उन्होंने लिखा है। वुदरिंग हाइट्स, ये एमिली ब्रोंटे ने लिखा है। और जेन आयरे, चार्लोटी ब्रोंटे। तो ये भाई बहनों का ही पूरा लिटरेरी वर्क है, जिसमें से सही आंसर है वुदरिंग हाइट। मैड वुमन इन एटिक, ये कंसेप्ट किसमें यूज किया है, वुदरिंग हाइट्स, और उसके राइटर है एमिली ब्रोंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हु अमोंग द विक्टोरियन इज कॉल्ड प्रॉफेट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। विक्टोरियन राइटर्स में कौन से उस राइटर को प्रॉफेट कहा जाता है मॉडर्न सोसाइटी का। प्रॉफेट बोले तो दूत, देवदूत जिस तरह से होता है, तो वो मॉडर्न सोसाइटी का दूत कौन सा था, तो वो थे मैथ्यू अर्नोल्ड। Now question number 31, who among the following is not a pilgrim in Canterbury Tales। Canterbury Tales पोएम में कौन सा पिलग्रिम नहीं है, ये इन चारों में से कौन सा पिलग्रिम नहीं है। तो उसमें से सही आंसर है बी, द टेपेस्ट्री। और यहाँ पे पुराने जमाने में जो राइटर्स थे और पुराने जो ओल्ड इंग्लिश थी, तो ओल्ड इंग्लिश में थोड़ा सा स्पेलिंग अलग तरीके से यूज किया जाता है। जो पीआई होना चाहिए था, यहाँ पे टेपेस्टर है और उसका अर्थ होता है बुनकर। बुनकर वो पिलग्रिम में से नहीं था। 32, बोसोला इज एग्जीक्यूशनर इन। तो बोसोला, ये एग्जीक्यूशनर, ये कैरेक्टर कौन से लिटरेरी वर्क का है। सही आंसर है द डचेस ऑफ माल्फी। और जो दूसरे ऑप्शन है वो किसने लिखे हैं, वो देखते हैं हम लोग। द स्पेनिश ट्रेजेडी, फर्स्ट वन, वो लिखा है थॉमस काइड ने। द डचेस ऑफ माल्स लिखा है जॉन वेबस्टर। व्हाइट डेविल भी जॉन वेबस्टर्स ने लिखा है। और जो फोर्थ डी ऑप्शन है द ज्यू ऑफ माल्टा, वो लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो। आगे वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, द मिस्ट्री प्लेज डील्स विथ। ये मिस्ट्री प्लेज किससे रिलेटेड थे, कौन से कंसेप्ट से रिलेटेड थे। तो उसका सही आंसर है द न्यू टेस्टामेंट। क्वेश्चन नंबर 34,
द फेरी क्वीन इज बेस्ड ऑन। फेरी क्वीन किसके ऊपर बेस है, आधारित है? उसका आंसर है मॉर्टे दी ऑर्थर। क्वेश्चन नंबर 35, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंसेस ऑफ द फॉलोइंग प्लेज। शेक्सपियर प्लेज दिए हैं शेक्सपियर के, तो उनका सीक्वेंस बताना है। उसका सही आंसर ही मैंने लिख दिया है, वो है पहला हैमलेट। उसका पीरियड है, हैमलेट कब लिखा गया था, तो 1599 से लेकर 1601 में। ओथेलो, ओथेलो कब क्रिएट हुआ था, 1604 से लेकर 5 तक। किंग लियर, किंग लियर लिखा गया था 16 से 500 लेकर 6 तक। और मकबेथ 16 से 500 लेकर 6 तक। मकबेथ किंग लियर की बाद का लिटरेरी करियर है, इसीलिए ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, पोप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म सम अप द आर्ट ऑफ पोएट्री एज टॉट फर्स्ट बाय। पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म है, उसका समिंग अप में किसका उसने उल्लेख किया है? कौन से लिटरेरी वर्कर का, जिसे हम क्रिटिक्स कहते हैं, जिसे हम आर्टिस्ट कहते हैं, किसका वर्णन किया गया है? तो वो था लॉन्गिनस। 37, स्विफ्ट्स टेल ऑफ अ टब इज सटायर ऑन। ये टेल ऑफ टब कब लिखा गया था? 1704 में। तो ये सटायर किसके ऊपर निर्धारित है? तो और उसमें क्या यूज किया गया है? तो वो निर्धारित है डॉगमा एंड सुपरस्टिशंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 34, डॉक्टर जॉनसन स्टार्टेड। डॉक्टर जॉनसन ने क्या स्टार्ट किया था? तो सही आंसर है द रैमलर। रैमलर जो जिस तरह से आजकल हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो उस जमाने में ये रैमलर न्यूज़पेपर की तरह ही पब्लिश होता था। लेकिन वो कब पब्लिश होता था, जरा ध्यान में रखिए, वो हर मंगलवार और हर शनिवार के दिन ही पब्लिश होता था। और उसका पब्लिशिंग ईयर था 1750 से लेकर 1752 तक। उसमें कुल 208 आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे और उसकी लैंग्वेज थी इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉशन अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ पॉपुलर लिबर्टी। लिबर्टी के जो डेंजरस है उसके बारे में किसने वार्न किया था, किसने हमें आगाह किया था? तो वो राइटर थे एडमंड बर्क। क्वेश्चन नंबर 40, विच फेमस अमेरिकन क्लासिक्स ओपन विथ कॉल मी इशामल। अमेरिकन राइटर्स में जो भी एक अमेरिकन एक नॉवेल है, फेमस नॉवेल है, उसमें स्टार्टिंग में ये वर्ड किसमें, कौन से नॉवेल में यूज किए हैं? कॉल मी इशामल। तो वो वर्क है रीफ वैन विंकल, और वो लिखा गया था वॉशिंगटन आयरविन ने। सेकंड ऑप्शन था उसमें से स्कारलेट लेटर, वो लिखा था नेथनल हॉथॉर्न ने। द ग्रेप ऑफ रैथ, थर्ड ऑप्शन जॉन स्टेनबर्ग। और चौथा जो ऑप्शन था मॉबी डिक, वो लिखा था हरमन मेलविले। इसमें से सही आंसर है रीफ वैन विंकल। 41, एलन गिन्सबर्ग विजन ऑफ अमेरिका इज इंस्पायर बाय। विजन ऑफ अमेरिका एलन गिन्सबर्ग का, वो किसके ऊपर से इंस्पायर हुआ था? कौन से राइटर से इंस्पायर हुआ था? तो वो राइटर है वॉल्ट व्हाइटमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द श्रीलंकन डायस्पोरा। श्रीलंकन डायस्पोरा को दुनिया के सामने किसने रिप्रेजेंट किया? तो वो थे माइकल ओडानजे। क्वेश्चन नंबर 43, आउट ऑफ अफ्रीका इज अ फिल्म एडेप्टेशन ऑफ अ वर्क बाय। ये फिल्म एडेप्टेशन वर्क कौन से कैनेडियन राइटर ने बनाया था? तो वो राइटर थे मार्गारेट लॉरेंस। कैनेडियन राइटर है और वो कनाडा के ही बारे में था। क्वेश्चन नंबर 44, द एम्पायर राइट्स बैक वॉज रिटर्न बाय। एम्पायर राइट्स बैक, ये लिटरेरी क्रिएशन किसने लिखा था? तो वो थे बिल एशक्रॉफ्ट, गैरेट ग्रिफिथ एंड चिनोवा अचीबी। वो लिखा गया था 1989 के बारे 89 में,
और इट इज कम्प्लीटली नॉन फिक्शनल वर्क है ये, और वो भी किसके ऊपर आधारित है? पोस्ट कोलोनियलिज्म। पोस्ट कोलोनियलिज्म के आप कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन कौन से मेजर राइटर है उनके बारे में भी जरूर पढ़िए, और जब कभी टाइम मिलेगा तो हम उसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी इज एसोसिएटेड विथ। थिएटर ऑफ क्रुएल्टी किससे एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो वो राइटर है ग्रोटोव्स्की। अब क्वेश्चन नंबर 46, इट इज कंप्लीटली अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज। पार्टिकल क्या है? तो उसका सही आंसर है अ पैचवर्क ऑफ वर्ड, सेंटेंसेस एंड पैसेजेस, उसे कहते हैं पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 7, केयरलेस शी इज विथ आर्टफुल केयर अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका उदाहरण है? तो ये दोस्तों ये उदाहरण है पैराडॉक्स का, क्योंकि एक ही लाइन में आप दूसरे नियम छोड़िए, लेकिन एक ही लाइन में जब दो एक साथ तो अपोजिट वर्ड यूज होते हैं और वो किसी व्यक्ति के बारे में यूज होते हैं, तो केयरलेस और केयर ये दो वर्ड आए हैं और वो किसका वर्णन करते हैं? शी के बारे में, और उसी के साथ साथ आया है अफेक्टिंग एंड अनअफेक्टेड। तो ये आपका उदाहरण बन जाता है पैराडॉक्स का। आयरनी आया तो आयरनी होता है किसी के ऊपर उपहास। सिमिली का एक छोटा सा ध्यान में रखिए, जिस सेंटेंस में एज और लाइक आता है तो उसे सिमिली कहते हैं। और मेटाफर, मेटाफर ये क्या होता है? इट इज डायरेक्ट कंपैरिजन होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, अ मेट्रिकल फूड containing a stress followed by an unstressed syllable is। स्ट्रेस सिलेबल के बाद कौन सा अनस्ट्रेस सिलेबल आता है? जो भी कोई अनस्ट्रेस सिलेबल आता है तो उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड ट्रोची। ट्रोची कहते हैं उसे। उस मीटर को क्या कहते हैं? ट्रोची। और एनापस्ट के बारे में, एम्बैन, देन डाइकल, इन सब के बारे में हम एक अलग सा वीडियो अपलोड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट इज ए बी बी सी सी डी एंड ई। अब ये राइम स्कीम किस तरह से पहचाना जाता है उसका भी एक वीडियो हम अपलोड करेंगे। साथ ही साथ शेक्सपियर का राइम स्कीम भी आपको मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 50, यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन फॉर द मोनार्की इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर क्राउन ये एक्सप्रेशन यूज किया मोनार्की के लिए तो वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो होता है दोस्तों मेटोनॉमी। हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में एक स्पेशल वीडियो भी आपको अपलोड करने वाले हैं, वो जरूर देखिए, आपको इसके बारे में आइडिया जरूर आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। Thank you for watching video.